हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो याद है ना, हम लोग पिछली बार विक्रम बेताल की कहानी सुन रहे थे और हमने सुना था कि कैसे एक साधु ने राजा विक्रम को बरगद के पेड़ पर लटकते हुए शव को लाने के लिए कहा था और वह शव जो बेताल के कंट्रोल में था, राजा विक्रम से कहता है कि वह उसे कहानी सुनाएगा, इस शर्त के साथ कि राजा विक्रम कुछ बोलेगा नहीं। अगर उसने अपना मुंह खोला तो वह उड़कर वापस पेड़ पर चला जाएगा। और बेताल कहानी सुनाना शुरू करता है। तो जो कहानी बेताल ने सुनाई उसका नाम है सेवा करने की चाह। और कहानी कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले उदय भानु नाम का एक व्यापारी था। व्यापारी के पास खूब सारी दौलत थी और उसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैली हुई थी। उसका एक बेटा था श्रीमंत, जिससे वह बहुत प्यार करता था और चाहता था कि श्रीमंत उसका व्यापार संभाले। लेकिन श्रीमंत का व्यापार की तरफ जरा भी रुझान नहीं था। वह तो वैद्य बनकर लोगों की सेवा करना चाहता था। वैद्य पता है ना बच्चों, डॉक्टर को हिंदी में वैद्य कहते हैं। उसका अधिकतर समय चिकित्सा की पुस्तकों को पढ़ने में बीतता था। वह जड़ी बूटियों के नाम व उनका उपयोग याद कर उनसे दवाएं बनाता था। उदय भानु ने उसे समझाया, बेटा तुम एक व्यापारी के बेटे हो, तुम्हें व्यापार पर ध्यान देना चाहिए। तुम दिन भर जंगल में जड़ी बूटियां क्यों ढूंढते रहते हो? पिताजी, मुझे व्यापार में जरा भी रुचि नहीं है। मैं वैद्य बनकर लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, श्रीमंत ने कहा। उदय भानु बेटे के कार्य से खुश नहीं था। उसने बहुत कोशिश की कि श्रीमंत व्यापार की तरफ ध्यान दे, लेकिन उसकी सारी मेहनत बेकार गई। आखिरकार एक दिन इसी दुख में उदय भानु चल बसा, मतलब कि उसकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद श्रीमंत ने उसका व्यापार समेट लिया। उसने एक बड़ी सी प्रयोगशाला बनवाई। प्रयोगशाला मतलब लैब बनवाई जहाँ पर दवाइयाँ बनती हैं, और कई युवा वैद्यों को नौकरी दी। उसने एक धर्म के लिए चिकित्सालय का भी निर्माण करवाया ताकि गरीब और जरूरतमंदों का वहाँ पर इलाज हो सके। श्रीमंत के पिता के पास बहुत अधिक दौलत थी जो कि उसने अपने बेटे के लिए जमा कर रखी थी। उन्होंने बड़े बड़े बाग बगीचे और कई एकड़ जमीन खरीदी हुई थी। तो श्रीमंत ने गरीब और जरूरतमंदों को दान दक्षिणा देना शुरू कर दिया। उसके यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। इसी कारण उसकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैल गई। कुछ लोग थे जो उसकी बहुत तारीफ करते थे, तारीफ करते नहीं थकते थे, और कुछ जो झोला छाप वैद्य थे और जो अमीर थे, उनकी आंखों में श्रीमंत किरकिरी बनकर चुभने लगा। वो श्रीमंत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि अब सभी मरीज श्रीमंत के चिकित्सालय से ही इलाज करवाते थे और झोला छाप वैद्यों की दुकान बंद हो गई थी। जो अमीर श्रीमंत की तारीफ सुन सुनकर जल भुन गए थे। लोग जब कहते कि धरती पर यदि कोई धनी है तो वह श्रीमंत है, वह अपने धन का सदुपयोग करना जानता है, तो बाकी सारे कंजूस एकदम उनके दिलों पे सांप लौटने लगते। उन दिनों राजा का जो प्रधानमंत्री था वह काफी बूढ़ा हो चला था। वह श्रीमंत के कार्य की प्रशंसा किया करता था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा प्रधानमंत्री बन जाता है और उसे श्रीमंत के काम से कोई खास मतलब नहीं था। वह थोड़ा चापलूस स्वभाव का था। श्रीमंत के दुश्मनों को ये अच्छा मौका जान पड़ा। वे उससे जा मिले और उसे कीमती तोहफे भेंट किए। उन्होंने प्रधानमंत्री से श्रीमंत की शिकायत की और कहा, प्रधानमंत्री जी, श्रीमंत झूठ मूठ में ही बड़ा बनता है,
उसके गलत उपचार से कई लोगों को अकाल मौत का शिकार बनना पड़ा। आप तो बहुत समझदार हैं, बाकी हम आपसे क्या कहें। तो जो नवनियुक्त प्रधानमंत्री था बोला, तुम लोग निश्चिंत होकर जाओ, मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है। प्रधानमंत्री ने श्रीमंत को बुलवाया और उससे राज्य छोड़कर चले जाने को कहा। यह सुनकर श्रीमंत बोला, मुझे फंसाया जा रहा है, मैं राजा के सामने अपनी बात रखूंगा। यदि तब भी वे मुझे राज्य छोड़कर जाने को कहेंगे तो मैं चला जाऊंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी, प्रधानमंत्री ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। अगले दिन जब श्रीमंत राज दरबार में आया और अपनी बात रखने लगा तो प्रधानमंत्री ने बीच में उसको टोकते हुए महाराज से कहा कि श्रीमंत के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ और इसे इसके अपराध के लिए सजा भी सुना चुका हूँ। अब यह बेवजह ही आपका और सभी दरबारियों का समय बर्बाद कर रहा है। राजा ने प्रधानमंत्री के फैसले पर अपनी मोहर लगाते हुए कहा, श्रीमंत, तुम्हें प्रधानमंत्री का फैसला मानना होगा, हम उनसे पूरी तरह सहमत हैं। तो श्रीमंत जो था वो पूरी स्थिति को तुरंत भाप गया। उसने चुपचाप बिना कुछ कहे रात में अपना घर छोड़ दिया। वह सीधे बंदरगाह जा पहुंचा। बंदरगाह मतलब जहां पर शिप्स और बोट्स हार्बर में लगी होती हैं, उसको बंदरगाह कहते हैं। वहां पर एक व्यापारिक जहाज खड़ा था। वह जहाज श्रीमंत के पिता के मित्र का था, इसलिए श्रीमंत को जहाज पर बैठने की अनुमति मिल गई और वह यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में बहुत तेज तूफान आया और जहाज डूब गया। श्रीमंत एक पेड़ के सहारे किनारे पर आ लगा। वह बुरी तरह थकने के कारण बेहोश हो गया था। तभी एक लड़की वहां पर आई और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी। अंततः जब उसे होश आया तो उसने लड़की को धन्यवाद दिया। वह उसे अपने कबीले में ले गई। कबीले के लोग बहुत ही सरल स्वभाव के थे। उनका जीवन बहुत साधारण था। वे वहां पर उगने वाली फल और सब्जियों पर निर्भर थे। वहां पर कोई अमीर गरीब नहीं था। वे सभी सुखपूर्वक रहते थे। उस कबीले में एक बीमारी थी कि सभी लोग जब प्रौढ़ावस्था में आते हैं तो उनकी आंखें खो जाती हैं। मतलब कि जब वो बुढ़ापा उनमें आता है तो उनको कुछ दिखाई नहीं देता। कबीले वाले इस बीमारी को एक श्राप मानते थे। श्रीमंत ने कबीले वालों से कहा, यह कोई श्राप नहीं है, बल्कि यह एक बीमारी है जो कि ठीक हो सकती है। श्रीमंत ने उस बीमारी को ठीक करने के लिए जड़ी बूटियां ढूंढी और उनसे दवा बनाई। जिनकी आंखें खराब हो चुकी थी, उनकी आंखों की रोशनी दवा खाने से वापस आ गई और जो लोग बुढ़ापे में कदम रख रहे थे, उनकी आंखों की रोशनी बनी हुई थी। तो श्रीमंत के इस उपचार से कबीले वाले खुश हो गए और संतुष्ट भी थे। वे उसे भगवान का भेजा हुआ दूत मान रहे थे। श्रीमंत हंसी खुशी वहां पर रहने लगा। उसने उस लड़की से शादी कर ली जो उसे होश में लेकर आई थी। वह अपने उपचार द्वारा लोगों की सेवा करने लगा। इसी तरह कई साल बीत गए। एक दिन उस द्वीप के किनारे एक जहाज आया। द्वीप मतलब आइलैंड जिसको कहते हैं, जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होता है, उसे द्वीप या आइलैंड कहते हैं। तो जहाज में यात्रा कर रहे यात्री पानी की तलाश में द्वीप में पहुंचे। वहां पर श्रीमंत को देखकर वे हैरान व खुश थे। वे श्रीमंत के राज्य के निवासी थे। श्रीमंत राज्य के बारे में पूछा तो वे बोले, श्रीमंत, जिस प्रधानमंत्री ने तुम्हें राज्य से बाहर निकाला था, उसे राजा ने उसके बुरे कर्मों की सजा दे दी है। तुम्हारी पूरी संपत्ति को संभालने के लिए राजा ने एक समिति बनाई है, जो कि तुम्हारी जमीन, जायदाद, चिकित्सालय की उचित देखभाल कर रही है।
इसके साथ ही राजा ने ये भी घोषणा की है कि श्रीमंत के वापस राज्य में लौटने पर उसे उसकी पूरी संपत्ति लौटा दी जाएगी। राजा को तुम्हें राज्य से निकालने पर दुख है। वे तुम्हें अपना मंत्री बनाने की इच्छा रखते हैं, इसलिए अब तुम हमारे साथ अपने राज्य लौट चलो। श्रीमंत ये सुनकर बहुत खुश था, लेकिन उसने लौटने से मना कर दिया। तो कहानी खत्म करने के बाद बेताल बोला, राजन, अब तुम मुझे बताओ कि श्रीमंत ने वापस लौटने से क्यों मना कर दिया था। वह चाहता तो आराम से अपनी जमीन जायदाद का सुख भोगता और अपने धन का प्रयोग लोगों की सेवा में करता, लेकिन उसने यात्रियों का प्रस्ताव क्यों ठुकरा दिया। यदि तुम मेरे सवालों का जवाब जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य को इस सवाल का जवाब पता था। वे तुरंत बोले, यदि श्रीमंत को धन का सुख भोगने की चाह होती तो वह अपने पिता की मृत्यु के बाद उनकी जमीन जायदाद और व्यापार को बढ़ाता, लेकिन उसकी इस सब में रुचि नहीं थी। वह तो लोगों की सेवा करना चाहता था, जो कि वह द्वीप में रहकर अच्छी तरह कर रहा था। हालांकि उसको राज्य से निकालने वाला प्रधानमंत्री अब नहीं था, लेकिन उससे ईर्ष्या रखने वाले वो झोला छाप वैद्य और अमीर तो अभी भी थे। वे फिर उसके खिलाफ चाल चल सकते थे, जबकि द्वीप के लोग सरल थे। वह लोगों की सेवा करता और लोग उसे प्यार व सम्मान देते थे। इसलिए उसने अपने घर वापस लौटने के बजाय द्वीप में ही रहना उचित समझा। हा 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 हा, बिल्कुल सही। मैं जानता था कि तुम्हें जवाब पता है, लेकिन अब मैं तो गया। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुमने मुंह खोला और मैं उड़ा, वेताल ने कहा, और वेताल उड़कर वापस उसी बरगद के पेड़ पर लटक गया। तो देखा बच्चों, उस वेताल ने अच्छी कहानी सुनाई और राजा यह जानते हुए भी कि वह बोलेगा तो बेताल उड़ जाएगा, उसने बेताल के प्रश्न का उत्तर दिया। अब बेताल की अगली कहानी अगली बार। तब तक बाय बाय।